This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on IELTS 17, Reading Passage 1, Test 3. बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आपके सामने पेपर आए, सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करनी होती है, आपको अपने आंसर को ट्रैक करना होता है। आपको अपने आंसर को ट्रैक करना है कि क्या ये जवाब जो है 1 to 4, 1 to 5 पहले आपको मिलेगा या बाद में मिलेगा। ठीक है ना। अब इसको मैंने आपको कहा स्मार्ट रीडिंग की जरूरत होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो 31,000 ईयर ओल्ड। ठीक है बेटा। अब 31,000 ईयर ओल्ड हमें और कहाँ दिख रहा है? तो वो नीचे दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये रहा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1830। तो अगले सफे पे जाओ तो तुम्हें टॉप के ऊपर नजर आ जाता है 1830, नजर आ गया। यानी कि ये बात कंफर्म हो गई है कि आपके जो जवाबात है ट्रू एंड फॉल्स के, वो इधर से मिलने वाले हैं। ये यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाबात मिलेंगे। सबसे ज्यादा जवाबात यहीं से मिलेंगे आपको, और 5 जवाबात आपको उस सफे से मिल रहे हैं। अपना टाइम नोट कर लीजिए, 9:13 हो रहे हैं। आपको इस पैसेज को 13 से 15 मिनट में सॉल्व करना है। आप डोंट वेस्ट योर टाइम इन फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है। अब यहाँ पर ये जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर देखिए अपीयरेंस एंड बिहेवियर। आप ऊपर हेडिंग आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसमें माँ है, मदर्स है, फर्स्ट मंथ है, हंटिंग है जो तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ, डाइट है, और यहाँ पर मदर्स है। अब तुम लोग चील जैसी आंखें जिसकी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग भी ढूंढना शुरू करो। देखो तुम्हें मदर मिल जाए, तुम्हें हंटिंग मिल जाए, और तुमको डाइट मिल जाए। कोई भी वर्ड अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम पैराग्राफ नंबर 2 बताओ। और मुझे देखे कुछ ऐसी बातें मिल रही है, जैसे मुझे फीडिंग मिल रहा है, मुझे कार्निवोरियस मिल रहा है, खाने पीने से इसका ताल्लुक है। फिर मुझे प्रोबेबली का वर्ड मिल रहा है, ये प्रोबेबली लिखा हुआ है, प्रोबेबली। फिर मुझे यहाँ पर ये प्री मिल रहा है, प्री का मतलब शिकार होता है। और उसके बाद मुझे और क्या मिल रहा है? मदर, माँ माँ माँ, मदर मदर एपोस्ट्रोफी एस, मुझे मदर भी मिल गई है। अब आप देखें, ये कहलाती है आंसर ट्रैकिंग एंड स्कैनिंग। मुझे 31,000 ईयर ओल्ड यहाँ मिल गया, और आगे मुझे ये वाला वर्ड देखिएगा, डिक्लाइन, 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 नेवर रीच डैश, नेवर रीच डैश। तो डिक्लाइन रिस्पॉन्सिबल, फूड वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन एंड डैश। अब आपने काफी सारे वर्ड्स को अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप लोग देखेंगे वहां लिखा हुआ है एट एन एंटायरली डैश डाइट। अब इत्तेफाक, इत्तेफाक देखिए, मैंने फीडिंग के वर्ड को अंडरलाइन किया था। मैंने यहाँ पर ये जो वर्ड देखा, ये एडवर्ब है। यहाँ पर भी देखें, ये जो वर्ड है ये इत्तेफाक, इत्तेफाक एडवर्ब है। एंटायरली का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली। ये अगर आपने साइंस को अच्छा सा पढ़ा होता तो आज आप इसी तरह से सर की तरह वर्ड्स उठा लेते। डाइट का मतलब मैंने फीड डाइट से मैच किया, मैंने डाइट से कार्निवोरियस को भी मैच किया। उसके बाद एंटायरली का वर्ड मैंने जब थोड़ा सा क्लोजली देखा तो मैंने कहा दैट्स कार्निवोरियस डाइट, एक्सक्लूसिवली एंटायरली कार्निवोरियस। ठीक है ना। इन टर्म्स टू फीडिंग, मतलब खाने पीने की बात हो गई है। डाइट, डाइट का वर्ड जो मैच हुआ है वो फीडिंग से, अपने पास लिख लीजिएगा, एक्सक्लूसिवली, एंटायरली, फीडिंग, डाइट की वोकैबुलरी लिखते रहा करें। फिर वो कहते हैं हंटिंग। देखिए हंटिंग का मतलब होता है शिकार, हंटिंग का मतलब होता है शिकार। अब ऊपर देखे, मुझे पहले मैंने प्री देखा था, अब मैंने दोबारा देखा तो मुझे वैन हंटिंग भी मिल गया। अब वो कह रहे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिपेंडेंट मेनली ऑन डैश व्हेन हंटिंग, प्रोबेबली एन एडॉप्टेशन टू, और पीछे चलिए, देखिए कहीं पर आपके पास कोई ऐसी बात लिखी हो जिसको हम मेनली डिपेंडेंट, देखिए किस चीज पर वो डिपेंड करते हैं, किस चीज पर। बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है। बहुत मामूली सी चीज लिखी हुई है जो आपको पकड़नी है। अभी तक कोई नहीं पकड़ सका। नहीं नहीं नहीं।
नहीं, देखते हैं कौन पहुंचता है। देखो डिपेंड, जब तक सर की बातों को नहीं समझोगे ना, मैंने कहा डिपेंडेंट का वर्ड लेकर आओ तुम जवाब के तुक्के मत मारो। तुम डिपेंडेंट का वर्ड लेकर आओ जो, चलो अच्छा, और उसके साथ और भी लेकर आओ। देखो प्रेपोजिशन वाली नहीं, डिपेंडेंट का वर्ड तो बता दो फरिया, ताकि मैं आवाम को तो बता दूं डिपेंडेंट तुमने किससे पकड़ा। ये चीज मेरे अजीज, देखिए रिलाय मोर ऑन, रिलाइड का मतलब रिलाय ऑन, डिपेंड ऑन ना, मतलब ऐसा क्या, कैसी बातें कर रही हो यार। रिलाय, रिलाय डिपेंड, रिलाय डिपेंड, डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, हलवा हो गया। और आगे देखो उससे देखो पीछे, आगे पीछे लिखा हुआ है हंटिंग, ठीक है ना। चलिए, जी जी सेंट ही है बेटा। लेकिन देखिए ना सर, आपको ये हमेशा समझाते हैं पहले जो वर्ड्स होते हैं उन पर पहुंच जाया करो। उसके बाद देखो लिखा हुआ है फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ ऑफ मदर, तो देखिए यू, बस जवाब इसी में है। जवाब इसी में है, जहां मदर है वही जवाब है। इट्स मदर्स व्हाट, मदर माँ का क्या, एग्जैक्टली exactly. नहीं नहीं, बाहर आ गया बेटा, अब तो बाहर, अरे बाहर आ गया है। बस बस, अब बेली के अंदर, पेट के अंदर थोड़ी नहीं है, पेट से बाहर है ना भाई। न्यू बॉर्न क्रॉल इनटू द पाउच ऑन द बेली, पाउच ऑन द बेली ऑफ देयर मदर, ठीक है ना। बस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज नॉट। अच्छा, लास्ट एविडेंस इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज 31 ईयर ओल्ड डैश, जरा वहां पर बताना 31 ईयर ओल्ड क्या था। 31 ईयर ओल्ड क्या चीज थी, 31 ईयर ओल्ड, 31 ईयर ओल्ड ये क्या चीज है, जरा बताइएगा। जरा पढ़िए, आप इसको पूरा पढ़ेंगे और बताइए कि 31 ईयर ओल्ड का क्या है। वेरी गुड। कहता है, देखिए मेनलैंड लिखा हुआ है, मेनलैंड, ये रहा मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। मेनलैंड इज अ कार्बन डेट फॉसिल, फॉसिल किसे कहते हैं, ढांचे को, ठीक है ना, फॉसिल। अच्छा, उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में कमी आई है। तो अब आप ये देखें यहाँ पर किसी चीज में कमी आने को वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए कहीं पर किसी चीज में कमी आती हुई महसूस हो रही है आपको, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जिसमें कमी नजर आ रही हो आपको, नहीं आ रही। अच्छा, ऊपर देखिए, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको कमी आती हुई नजर आ रही है। एक वर्ड आपने शायद पकड़ ले आप लोग यहाँ पर, डिक्लाइन। डिक्लाइन का एक और वर्ड भी यहीं पर लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा आगे। एक और वर्ड भी इसके अंदर डिक्लाइन का लिखा हुआ है। नहीं, डिक्लाइन का आप पहले एक और वर्ड उठाइए। देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन डैश, इसमें फूड भी लिखा हुआ है, देखिए अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन डैश। तो ये वाली बात भी आपको जरा देखनी है, ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है, रिडक्शन इन, रिडक्शन का दूसरा सिनोनिम भी लिखा हुआ है। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, देखिए, वेरी गुड, छा गई रोज, आप छा गई।
रिडक्शन को आपने पकड़ लिया। रिडक्शन का मतलब किसी चीज में कमी आना। अब वो किस चीज की कमी है? रिडक्शन इन और एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड। अब देखिए मैं आपको पूरा मैच करके दिखाता हूँ। अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड क्या है? डिसअपेयरेंस ऑफ प्री स्पेशीज। प्री का मतलब जो शिकारी, जिसका, जिन चीजों का, जिन स्पेशीज का आप शिकार करते हैं, तो वो फूड रिसोर्सेज होती है। अवेलेबल फूड रिसोर्सेज, यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या ले लिया उन्होंने? डिसअपेयरेंस और लॉस ऑफ हैबिटेट। रिडक्शन इन हैबिटेट एंड अलोंग विद इज इक्वल टू एंड। लिख लो अपने पास, एक नई वोकैबुलरी आ गई। अलोंग विद इज इक्वल टू एंड। सही है। चलिए, अब यहां पर लिखा हुआ है 1830 ऑनवर्ड्स सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डैश वर किल्ड बाय ह्यूमंस। अब मैं हमेशा, आपको पता है, ट्रू फॉल्स के लिए बहुत थॉरो रीडिंग करता हूं, मैं स्कैनिंग नहीं करता। जब तक आप याद रखिएगा, ये उसूल है ट्रू फॉल्स का, जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उसके अंदर आपको फैसला ये भी करना होता है ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। तो हमेशा ट्रू फॉल्स को उसी तरह से अटेम्प्ट किया करें जैसे संडे सिखाया है, और सिखाते हैं और सिखाते रहेंगे। दो स्टेटमेंट्स को पढ़िए। नॉट गिवन का उसूल ये होता है कि उसका सब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं मिलेगा। नॉट गिवन का उसूल ये होता है कि आपको उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उसका कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख कर दे देंगे, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख कर दे देंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो संडे आपको बता देंगे। ठीक है। अब कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डैश वर किल्ड बाय ह्यूमंस। इन ज्यादातर जो ये जो मारे थे, किसने मारे थे भाई? इंसानों ने मारे थे। कब से? फ्रॉम द 1830 ऑनवर्ड्स। ठीक है, देख लेते हैं ये बात कितनी सच है। सेवरल वर बोर्न इन जू ड्यूरिंग द लेट 1800। और 1800 के आखिर में ज्यादातर जो पैदा हुए थे वो जू के अंदर हुए थे। आइए अब हम पढ़ लें। The dramatic decline of Dash in Tasmania, which began in the 1830 and continued for a century, is generally attributed to the Dash efforts to sheep farmers and bounty hunters with shotguns। जवाब दे दीजिए। ये जो शीप फार्मर्स थे और बाउंटी हंटर्स थे जिन्होंने गनों से ये दे बार 4.5 रोजाना एक गिरा रहे हैं, तो बताइए ज्यादातर इन्होंने मारे। लिखा हुआ है, जवाब बिल्कुल प्लेट में रखकर दे दिया उन्होंने आपको। आपका जवाब हो गया ट्रू। अच्छा, ज्यादातर जो है वो जू के अंदर पैदा हुए थे। मुझे जू का वर्ड में ढूंढ रहा हूँ। देखो, अब ये होती है स्मार्ट रीडिंग। मैं जू का वर्ड ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता है कि जू का वर्ड मिलेगा, 1800 मिलेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखा करें, ये वर्ड्स मिलते हैं। देयर वॉज ओनली वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रीड, देखे, there was only one successful attempt to breed a dash in captivity। जवाब दे दीजिए। देखो, पहली लाइन पढ़ के ही जवाब दे दिया। वेरी गुड आईफोन, वेरी गुड फरीद। दिल्लोबा छा गई भैया। अब आ रही है बात समझ? दिल्लोबा अब आपको समझ आना शुरू हो गया। परेशान थी आप पहले। वॉइस नोट आप लोग भेज दिया करें अपने, डरा नहीं करे। मेरे पास आता है ना किसी का वॉइस नोट, आप लोग, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री होता हूँ, आप लोग रात में अपने वॉइस नोट कर दिया करें जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ करे, तो मैं आराम से इत्मीनान से फ्राइडे की सुबह मेरी कोई क्लास नहीं होती, मैं सुन सकता हूँ। ठीक है ना, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ। चले, मंडे टू थर्सडे में बहुत पैक होता हूँ इन तमाम क्लासेस में, लेकिन फ्राइडे में आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा, सैटरडे मॉर्निंग रिस्पॉन्ड करूंगा, संडे मॉर्निंग रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है ना। आज से मैंने जल्दी सोना शुरू कर दिया है, सुबह ही उठ रहा हूँ, सुबह सवेरे। सो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, पर्टिकुलरली लंदन दो। अच्छा, अब दूसरा चलिए। अब देखिए, जॉन गॉल्ड्स प्रिडिक्शन अबाउट द डैश सरप्राइज सम बायोलॉजिस्ट। In the early 1900, many scientists became worried about the possible extinction of the dash। ये दो बातें हमने पढ़ी।
मैं आज आपको एक रिसर्च पेपर भी भेजूंगा इन्हीं ट्रू फॉल्स के ऊपर। जिन बच्चों को ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में मसला आ रहा है ना, उनके लिए मैं स्पेशली आज सेंड करूंगा अपनी 11 बजे क्लास के बाद। आप उससे सॉल्व कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, आपकी सारी उलझने दूर हो जाएगी। ठीक है ना, एकेडमिक वालों के लिए स्पेशली मैंने डिजाइन किया है बुक 17 से। और अभी 2 छुट्टी आ रही है मेरे पास, तो मैं बुक 18 से भी डिजाइन करूंगा। जॉन John prediction about the dash surprised some biologists. Okay, in the early 1900s, many scientists became worried about possible extension of the dash. आइए देखते हैं। पहले तो इस बंदे का नाम ले आओ, ये रहा नाम। The dash demise when he published the Mammal of Australia between 18 dash and dash. मुझे चाहिए surprise biologist some. The number of singular animal will speedily diminish. Extermination will have its full sway. It will then wolf biologist का है भाई। However, there seemed little public pressure to preserve dash, nor was much concern by scientists at the decline of his species. यहाँ तो लिखा हुआ है nor much concern expressed by scientists at the decline of this species in the decade follow। और यहाँ कहते हैं became worried about the possible extinction of the dash। वहां लिखा हुआ है nor, यानी कि नहीं, nor was much concern expressed by scientists at the decline of the species in the decades that followed। तो ये वाला जवाब आप क्या देते हैं? 9 के जवाब के साथ आप क्या जाएंगे? सर 9 वाले का तो आप हमें समझ आ गया, 9 तो फॉल्स हो गया है। 8 का नहीं समझ आ रहा, जब समझ नहीं आता तो वो मिलता ही नहीं है, तो समझ नहीं आता। अब यार टीटी लिखा हुआ है, टीटी प्रोपोजल टू डैश कैप्टिव ऑन एन आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल। अब टीटी को ढूंढिए। टीटी, ये रहा टीटी। कहते हैं अनोटेबल एक्सेप्शन, अनोटेबल एक्सेप्शन, exception, a notable exception was TD professor of Dash in 1994. He was sufficiently concerned by the scarcity of the Dash to suggest that some should be captured and placed on a small island, but it was not until 1929। फिर वो कहता है with the species on the very edge of the extinction, the Dash Animals and Birds Protection Board passed a motion protecting Dash only for the month of December। ये तो कह रहे हो only for the month of December। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? There were यहाँ कहते हैं proposal to rehome on island proved to be impractical। ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है अभी तक दूर दूर तक। और फिर वो कहते हैं there were still reasonable number of dash in existence when a piece of legislation protecting the species during the breeding season was passed। जरा देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्होंने only for the month of December which was thought to be the prime breeding season। क्या मतलब? जरा दोबारा पढ़िएगा। There were still reasonable number of dash in existence when a piece of, क्या बहुत सारे मौजूद थे, रीजनेबल नंबर ऑफ डैश। दोबारा यहाँ पर देखिएगा, विद द स्पीशीज ऑन वेरी एज। समझ रहे? विद द स्पीशीज, बिल्कुल कन्नों पर थे, ऑफ एक्सटेंशन, नापैद होने वाले थे जब उन्होंने इस बात की इजाजत दी। जब उन्होंने किस बात की इजाजत दी कि अच्छा जाइए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कि ब्रीडिंग का प्राइम सीजन था। द स्पीशीज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन वॉज पास्ट। बताइए क्या वॉज पास्ट? ब्रीडिंग सीजन वॉज पास्ट। अब बताइएगा ये ट्रू है या फॉल्स है? देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ डैश। एक बात आपको नजर आ गई भाई, बिल्कुल कन्नों पर थे। वो कहे स्टिल रीजनेबल नंबर्स, मतलब ज्यादा थे। वो कह रहे विद द स्पीशीज ऑफ एज, वो तो कह रहे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ये आपकी। बताइए बेटा, नॉट गिवन आंसर हो गया बेटा, फॉल्स है, एब्सोल्युटली फॉल्स। ऊपर वाला सर दैट्स नॉट गिवन। ठीक है ना भाई?
From 1930 to 36 the only were in captive. जितने भी जितने भी जिंदा थे कैप्टिविटी में थे 1930 टू 1936 द ओनली नोन लिविंग वर इन कैप्टिविटी। जरा देखिएगा पहले तो 30 और 36 को ढूंढिए। ये रहा 30। द लास्ट नोन wild dash to be killed was shot by a farmer in the north in 1930, leaving just captive dash. Official protection of the dash by dash government was introduced by July 13th. बताइएगा। were all in captive were all in captive The last known wild dash to be killed was shot by a farmer in the northeast of dash, leaving just captive। अब लीविंग जस्ट कैप्टिव यानी कि अब सिर्फ वो रह गए थे जो आपके पास कैप्टिविटी में थे। वर ऑल इन कैप्टिविटी। ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज by the Dash government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo। कितने देर से बहुत सारे काम होते हैं। 60 दिन पहले उन्होंने इजाजत दी थी कि आप इसको आप कैप्टिविटी में रख लें। तो ये अगर आप जो बच्चे फॉल्स कह रहे हैं जरा इस बात को समझिएगा, सिर्फ एक बात समझिएगा, लीविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमेंस वर ऑल इन कैप्टिव। ये वाली बात अगर आप पढ़ लीजिए तो आपका जवाब बिल्कुल ट्रू हो जाता है। ठीक है ना। सिर्फ एक ही बचा था, वो भी कैप्टिविटी में था, जो कि जिसको जानते थे नॉन लिविंग, वो भी मर गया बेचारा 7 सितंबर 1936। अटेम्प्ट्स टू फाइंड आर नाउ रेयरली मेड। अटेम्प्ट्स टू फाइंड लिविंग आर रेयरली मेड। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी लोग निकलते हैं इसको ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत कम निकलते हैं। आइए कहाँ लिखा हुआ है। There have been numerous expedition scratches of for the Thailand over the year of none of the which procedure definite evidence that still exists that declare accidents को बकायदा नापैद करार दे दिया गया है। Attempts to find living are now rarely made। ऐसी कोई बात लिखी हुई है, कोई अटेम्प्ट की जाती है, नहीं लिखी है ऐसी कोई बात। उसको अब करार दे दिया गया है कि भाई अब ये नापैद हो चुकी है। सही है भाई। 9:14 में आपने शुरू किया था, 14, 24 और 34 में आपने मुकम्मल किया। आपने 3 मिनट ज्यादा ले लिया। 3 मिनट के अंदर आपको 1 मिनट में आपको जवाबात भी ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है ना। उसका टाइम आपको अपने पास सेव करके रखना है। ठीक है। अब आपके पास फिर आ गए हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स भी आ रही है, देखिएगा गौर से। अब आपके पास एम सबसे पहले इस बात को वेरीफाई किया करें कि पहले आपको सारे ट्रू फॉल्स मिलेंगे। तो ये ग्रास, वैप वॉर्म्स, और ये जो कोई ऐसी बात यहाँ पर लिखा है डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट, जरा देखिएगा। डीएनए का वर्ड आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि डीएनए एक ऐसा वर्ड है जो कैपिटल में लिखा हुआ होगा, वो आपको फौरन ठग से नजर आना चाहिए। डीएनए, अगले पेज पे चलते हैं, देखिएगा ऊपर कहीं डीएनए आपको नजर आ रहा है, मिल गया। मैं आपकी जगह होता तो पहले फिलिंदा ब्लैंक्स करता, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मुझे फिलिंदा ब्लैंक्स से मिल रहे हैं। कौन कितने लोग मेरे साथ पहले फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए राजी है? जी सर, पहले ब्लैंक्स कर लीजिए। 7 लोग, बहुत शुक्रिया। चले, अच्छा अब उड़ते हुए जाइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप उड़ते हुए जाइए। डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट ऑफ बैट डैश। अब डीएनए किस चीज से होगा? क्या वर्ड लिखूं मैं? डीएनए एनालिसिस बैट के ऊपर पहुंचो, देखो वर्ड कौन सा लगाओगे, बड़ा टेक्निकल है ये। और शायद आज से पहले कभी इस तरह से कभी कोई वर्ड आपने लिखा भी ना हो। देखो बायोलॉजी आ गई आज आपके आइल्स के पेपर पे। नहीं, सोच लो, सोच लो।
DNA analysis of bad important dash bad crops including, सोच लें। आप जो डीएनए देख रहे हैं वो नहीं, आप वो वाला डीएनए नहीं, ऊपर टॉप पर देखे वो वाला डीएनए, नीचे वाला डीएनए ना देखे, ऊपर वाला डीएनए। डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट मेथड क्या था? अगर आप देखें ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा वर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या था? मेथड क्या था? बार कोडिंग टेक्निक टू एनालाइज ड्रॉपिंग कलेक्टेड फ्रॉम बैट्स। डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट ड्रॉपिंग कलेक्टेड फ्रॉम बैट्स। जवाब लेकर आइए। डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट ड्रॉपिंग्स, जो बैट खाते पीते उन्होंने जो चीजें गिराई है उससे, ड्रॉपिंग्स। द बैट्स, आगे चलिए, फाइंडिंग एट पेस्ट ऑफ राइस। राइस पे पहुंचो, देखो कितना आसान है ये। राइस पे पहुंचो पहले। इसी के नीचे मुझे नजर आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा नीचे और देखो, राइस, चावल मिलने चाहिए भाई। चावल, चावल मिल गया तुम्हें? चावल हमें नहीं मिल रहे अभी, चावल, हम चावल पे जा रहे हैं पहले। फर्स्ट लाइन, राइस, तो वो भी चाहिए ना हमें। एट पेस्ट भी है वहां पर लिखा हुआ है, देखो पेस्ट भी होगा ना, इंसेक्ट, ये रहा पेस्ट। इसी के आगे पीछे राइस भी है, और यहाँ लिखा हुआ है डैश शुगर केन नट्स एंड फ्रूट्स। तो शुगर केन भी मिलना चाहिए आपको। ये रहा कंज्यूमिंग पैट्स, अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग द ब्लैक वाटर विच कॉफी प्लांट्स, शुगर केन मिल गया, नट भी मिल गया। ठीक है, अब आपको शुगर केन से पहले पकड़िए क्या था? पेस्ट ऑफ राइस। पेस्ट ऑफ राइस मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पेस्ट ऑफ राइस, शुगर केन से पहले बता दो क्या है। ना ना मुन्ना, कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना, शुगर केन, द शुगर केन, ठीक है, द शुगर केन। अब यहां लिखा है एट पेस्ट ऑफ राइस, तो पेस्ट ऑफ राइस, कंज्यूमिंग पेस्ट ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग द ब्लैक twig borer which infest coffee plants. Eight pest rice, comma, coffee, comma, sugarcane, comma, nuts, comma, thank you very much. आगे चलिए। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग डैश एंड ब्लैक फ्लाइज। ब्लैक फ्लाइज पे पहुंचो। ब्लैक फ्लाइज, ये रहा ब्लैक फ्लाइज एज वेल एज। अब प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग, इसके ऊपर वाली लाइन में कोई डिजीज नजर आ रहा है? स्प्रेड द डिजीज बाय ईटिंग, कोई ऐसा जानवर जो कोई डिजीज कॉज करता है, तो उस जानवर का नाम बता दो। डिजीजेस बाय ईटिंग, bats feed not just crop pests but also on mosquitoes carriers of malaria। तो मलेरिया जो है वो डिजीज है, बाय ईटिंग वो क्या खा जाते हैं? मॉस्किटोज खा जाते हैं, मॉस्किटोज एंड ब्लैक फ्लाइज। टू प्रोवाइड फूड रिच इन, आप फूड पर पहुंचो। फूड, अगले उसमें देखो कहीं पर फूड हो, मिल गया पहली लाइन में। अब उसमें देखो कहीं पर लिखा हुआ है दे प्रोवाइड फूड रिच इन, रिच इन, रिच इन, पहुंच जाओ। फूड तो ये रहा। एक्सलेंट आंसर जिले होगा भाई, जबरदस्त जा रही है, छा गई आप। अदीला वेरी गुड, रोज वेरी गुड, इरम वेरी गुड। रिच इन प्रोटीन। जुलेरा बेटा बात समझ आ रही है कुछ?
द बिल्डिंग वेयर द डैश वेयर द डैश roast become. The buildings where the roast become. roast roast देखिएगा, बिल्डिंग पे पहुंचिएगा, पहले तो बिल्डिंग्स पे पहुंचे। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का वर्ड आपको मिल रहा है, वो रहा तीसरी लाइन में। द बैट समटाइम रोस्ट इन बिल्डिंग्स, पहुंच जाओ। बट दे आर नॉट वेलकम हियर बिकॉज दे मेक देम अनक्लीन। द बिल्डिंग्स वेयर द रोस्ट बिकम डैश। But they are not welcome because they make them unclean. उसके बाद they play an important role in local 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 they play an important role। important का मतलब होता है significant in culture of the people। people से मुराद लोकल होता है। जो people का वर्ड होता है वो लोकल को ज्यादा प्रेफर करता है। लोकल इज इक्वल टू पीपल लिख ले अपने पास। सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट लिख लीजिए अपने पास। फार्मर्स शुड प्रोवाइड स्पेशल, देखिए फार्मर्स के वर्ड को पकड़िए। डैश टू सपोर्ट द बैड पॉपुलेशन, और बैड पॉपुलेशन देखिए प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, इनको क्या स्पेशल क्या देने चाहिए, देखिए स्पेशल फार्मर्स का वर्ड आपको पकड़ना है। फिर वेरी गुड। कहते हैं वी होप दैट द फार्मर्स कैन प्रमोट दिस mutually beneficial relationship by installing bat houses। So farmers should provide a special house to support this bat population। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आपके पास सिर्फ क्या रह गया है, आपने 34 पे स्टार्ट किया था, 45 पे निपटा दिया। अब आपके पास, आपने इसको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 35 पे शुरू किया था, 45 10 मिनट में निपटा दिया। अब आपके पास 6 मिनट है। अब आप चाहें तो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप 6 मिनट में अपने आंसर्स को, ट्रू फॉल्स को आप हासिल कर सकते हैं। अब ये कहाँ से मिलेंगे, तो कहते हैं मैनी मडागास्करियन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अटैक्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ज्यादातर जो तबाही हुई है वो इंसेक्ट्स की वजह से हुए, जो ज्यादा अटैक हुए इंसेक्ट्स की तरफ से। आइए मैनी मडागास्करियन देखिएगा, कहता है प्रिवेंट एवरी ईयर मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखिए कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जो पकड़ लिया जाता है। डिस्ट्रॉइड, डिस्ट्रॉइड का मतलब डिस्ट्रक्शन, मैनी का मतलब मच। इज फ्यूल्ड बाय द कल्टीवेशन ऑफ द कंट्रीज मेन स्टेपल क्रॉप राइस। क्या इंसेक्ट्स ने किया है, बताइए। क्या ये जानवरों ने किया है या चावल की पैदावार ने किया है? आ गई बात समझ? गॉट इट? फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। अच्छा, कहते हैं लॉस ऑफ हैबिटेट हैज बैडली इफेक्टेड insectivorous bats in Madagascar। बैडली इफेक्टेड, अच्छा क्या चीज? लॉस ऑफ हैबिटेट का है, लॉस ऑफ हैबिटेट। ये रहा लॉस, ये रहा हैबिटेट। कहाँ है बैट, कहाँ है बैट? बैट किधर है भाई? वो तो कह रहे ऑफ बैट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, माफ कीजिएगा, डैश बैट्स इन डैश। अब आइए इसको पूरा पढ़ते हैं। कहते हैं द रिजल्ट इज डेवस्टेटिंग हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन द आइलैंड, बट नॉट all species are suffering। In fact, some of the islands dash bats are currently thriving। वो तो भाई thriving का मतलब फल रहे, फूल रहे, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। thriving का मतलब होता है ना, are currently thriving and
एंड दिस हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर फार्मर्स एंड डैश अलाइक। तो ये तो वो तो कह रहे बैडली अफेक्टेड, तो ये तो आपका जवाब बदल जाएगा। एक बच्ची जो नॉट गिवन कह रही है, बदल जाएगा फॉल्स। अच्छा, आप देखें, याद रखा करें कि एक जो है लाजमी तौर पर, एक जो जवाब होता है ना, एक वो लाजमी तौर पे ट्रू होगा, एक लाजमी तौर पे नॉट गिवन होगा। तो अब आपके पास सिर्फ चार जवाबात बचे, तीन जवाबात बचे, इसमें एक ट्रू और होगा, एक नॉट गिवन होगा। अब कौन सा ट्रू होगा, कौन सा नॉट गिवन होगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। सही है ना भाई? चलिए, चार बचे अब, हो सकता है एक फॉल्स और हो जाए अभी। तो हमने ऊपर वाला लगाया, ये तीसरा वाला नहीं लगाया। अब कहते हैं डैश हैज कैरीड आउट स्टडीज ऑफ बैट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और डैश हैज रिजल्टेड इन डैश बैट्स बिकमिंग यूजफुल टू फार्मर्स। आइए, हमें चाहिए इसका नाम। तो इसके नाम को पहले देखेंगे कि इसका नाम कहाँ पर है। और हैबिटेट मॉडिफिकेशन हैज रिजल्टेड डैश बैट्स इन मडागास्कर बिकमिंग यूजफुल टू फार्मर्स। आइए, कहता है रोचा, ये नाम आ गया। ही इज पैशनेट अबाउट द कंजर्वेशन एंड बैट्स, मोर स्पेसिफिकली इज इंटरेस्टेड इन हाउ बैट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड डिफॉरेस्टेशन। New study shows several species of bats are giving Madagascan farmers a vital pest control service by feasting on law of insects, becoming useful for farmers। क्या कह रहा है? Becoming useful for farmers, इस बात को पढ़िएगा। Rice farmer a vital pest control service by feasting on dash of insects। क्या वो उनको एक बड़ी अच्छी सर्विस दे रहा है? Resulted in becoming useful। ये बात तो एब्सोल्युटली ट्रू हो गई है। सर थ्री का नहीं बताया आपने, जानू मिलेगा तो बताएंगे ना आपको। आप है ही नहीं, जवाब ही नहीं है बेटा, दैट्स नॉट गिवन। अच्छा, द डैश माउस bat is more common than indigenous bird species in dash. Bats may feed on paddy, dash caterpillar and grass worms. May feed Bats may feed on paddy, swarming caterpillar and grass worms। आइए देखते हैं। कहता है bats comprise highly roughly 1/5 of all mammal species Madagascar। 36 recorded bat species are native to the island, making it region. Co-leading international team of scientists, Rocha found that several species of dash birds are taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the country's rich fields. They include mouse-eared bat, long finger bat, dash white-billed free-tailed bat, and dash wrinkle-lipped bat। पता नहीं कौन कौन सी बैट की किस्में लिखी है, अल्लाह की कसम। बताइए, फाइव का कोई आपको मिला? फाइव, फाइव मिला आपको? दूर दूर तक नहीं मिला। आगे चले। फिर वो कहता है वी फाउंड 6 स्पीशीज ऑफ बैट्स आर प्रेइंग ऑन राइस बैट्स इंक्लूडिंग द पेडी स्वार्मिंग कैटरपिलर एंड ग्रास वर्म। वो कहता है बैट्स में फीड ऑन पेडी स्वार्मिंग कैटरपिलर्स। We found that 6 species of bats are preying on rice pests, including the dash, swarming caterpillar and grass web worms। ये बात देखिए, बैट्स में फीड ऑन, ये रहा, ये तो हो गया ट्रू। फाइव का सर नहीं मिला, बताया आपने बेटा, है ही नहीं ना, तो कहाँ से बता दें आपको। मुबारक। ये आपने शुरू किया था 35 पे, 35 के बाद 45 और 55, यानी कि आपने इसको कर लिया 16 मिनट में। अब आपके पास 1 मिनट होता है, 1 मिनट के अंदर आप आंसर ट्रांसफर करेंगे, और ये होगी आपका 17 मिनट में पैसेज नंबर 1 पूरा। आपकी किस्मत अच्छी थी, फिलिंदा ब्लैंक्स ज्यादा। अगर फिलिंदा ब्लैंक्स बराबर होती है तो फिर आप 17-18 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है ना? कोशिश किया करें पहले फिलिंदा ब्लैंक्स निपटा दे जल्द से जल्द, क्योंकि फिलिंदा, अच्छा, फिलिंदा ब्लैंक्स निपटाने में एक चीज और मैंने देखी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि फिलिंदा ब्लैंक्स के जवाब आपको कंफर्म होते हैं कि यही हो। ठीक है ना? अब आपने 5 के अंदर, फिर आपको 6 के अंदर थोड़ी सी टेंशन हो रही होती है कि इसका जवाब में क्या लगा। अगर आपने वो टेंशन पहले ले ली तो वो फिर शायद आपको टेंशन
फिल इन द ब्लैंक्स में भी होती रहेगी मैंने सही लगाया या गलत लगाया। तो पहला ऑप्शन याद रखिए, पैसेज वन को इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की तादाद ज्यादा नजर आ जाए, 6 या 7 हो या 5 हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स को निपटा दीजिएगा, वो सॉलिड मार्क्स है। फिर आ जाइएगा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की तरफ। दुआ करता हूँ कि आपका पैसेज वन जो है वो ऐसा ही आए, इसके अंदर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स। जनरली आजकल देखा जा रहा है इस तरह से ही आ रहा है। और इंशाल्लाह आपके पेपर में भी आएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन मैं बुक 18 का पैसेज वन करवाता, लेकिन थर्सडे एंड फ्राइडे नेक्स्ट वीक जो है वो आपका आशूरा होगा। अगर नेटवर्क सर्विस अवेलेबल हुई तो क्लासेस होगी, अगर नेटवर्क सर्विस अवेलेबल नहीं हुई तो क्लासेस नहीं हो पाएंगे। अगर रात तक शायद नेटवर्क मेरे ख्याल से नहीं बोलते 9-10 मुहर्रम को, तो इसके 9-10 मुहर्रम की फिर आपकी छुट्टी होगा। ठीक है, तो फिर आप जो लोग घर में फ्री हो वो अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी लोग जो है वो इंतजार कीजिएगा नेटवर्क खुलने का, और फिर फ्राइडे को आप मुझसे मिला पाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थोड़ी देर बाद मिलते हैं लिसनिंग के सेशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।